गाइज आई होप यू आर डूइंग वेल। पिकिया टेक क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। आज हम गेट 2021 के बारे में नेटवर्क थ्योरी की सीरीज़ को कंटिन्यू करेंगे। इस सीरीज़ में अपने डिफरेंट वीडियो के थ्रू फुल सिलेबस कवर करने की कोशिश कर रहे हैं, जिसमें से अपना बेसिक टॉपिक अभी चल रहा है। आपने अगर अभी तक मेरे वीडियो को शेयर नहीं किया है तो ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करते रहिए, जिससे क्या होगा कि आप मेरे को थोड़ा मोटिवेशन मिलेगा। इसके अलावा आप वीडियो को, अगर आपको वीडियो ये अच्छा लगे तो आपको लाइक कर देना है ज़रूर, और नहीं अच्छा लगे तो इसको डिसलाइक ज़रूर कर दीजिएगा। आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर कीजिए जो रियल में जेई एई या गेट की प्रिपरेशन कर रहे हैं, इससे इन सब लोगों को बेनिफिट मिले और मुझे भी अच्छा लगे कि मेरा कोर्स अच्छे से लोग पढ़ रहे हैं। साथ ही आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। वहाँ से आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा, और वहाँ कोई भी किसी भी तरीके का डाउट होता है तो आपको उस टेलीग्राम चैनल पे अपलोड कर दीजिएगा, वहाँ से अपने सॉल्व कर लेंगे उसको। अगर फिर भी अगर बहुत सारे लोगों का कॉमन डाउट आता है तो अपने उससे रिलेटेड वीडियो में भी कवर कर लेंगे। उससे क्या होगा कि सब लोगों को एक साथ क्लियर हो जाएगा। तो यही है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर कीजिए, क्योंकि वीडियो बनाने में काफ़ी ज़्यादा टाइम और मेहनत लगती है। तो आप प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर कीजिए, अदरवाइज़ मैं वीडियो को कंटिन्यू नहीं कर पाऊँगा आगे ज़्यादा टाइम तक। जैसे अपनी कमिटमेंट नेटवर्क थ्योरी तक है तो नेटवर्क थ्योरी तो अपने कवर करेंगे, लेकिन उसके बाद में अपने फिर आगे जिसके अकॉर्डिंग व्यू आएंगे उसी के अकॉर्डिंग या फिर कोई और रास्ता निकालेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं लेकिन आज का लेक्चर तो। बट बिफोर वी बिगन, मेरा नाम है प्रदीप कुमार और मैं अनअकैडमी पर भी पढ़ाता हूँ। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, कंक्लूजन देखते हैं। यहाँ पे अपने कुछ नेटवर्क थ्योरी में जो अपने ओम्स लॉ, केवीएल, केसीएल पढ़ा था, तो उसके बारे में अपने कुछ कंक्लूजन देखते हैं। कौन सी चीज़ कहाँ पे वैलिड है, कहाँ पे नहीं वैलिड है, अपने को ये सब यहाँ पे डिस्कशन करना है। सबसे पहले ओम्स लॉ के बारे में बात करेंगे, क्योंकि अपने एलिमेंट्स के बारे में पहले ही पढ़ चुके हैं। कौन सा लीनियर होता है, कौन सा नॉन लीनियर होता है, कौन सा बाई डायरेक्शनल, यूनिडायरेक्शनल, किसकी क्या प्रॉपर्टीज होती है, इन सब के बारे में अपन ने पहले ही डिस्कशन कर लिया था। तो अब आपको ये समझ में आ जाएगा कि कहाँ कहाँ कौन सा लॉ वैलिड है। तो अपने ओम्स लॉ के बारे में बात करते हैं। ओम्स लॉ जो अपना वैलिड है वो लंप्ड पैरामीटर के लिए, लीनियर के लिए, डिस्ट्रीब्यूटेड के लिए, बाई डायरेक्शनल, यूनिडायरेक्शनल, किसी के लिए भी। देखिए आप इसको किस तरीके से समझ सकते हैं। एक रेजिस्टेंस लीजिए, ठीक है, ये आर रेजिस्टेंस है। अब आर रेजिस्टेंस में अगर इस तरीके से करंट आई फ्लो कर रहा है, ये एक बैटरी लगा दी, तो यहाँ ओम्स लॉ बताइए आप वैलिड है या नहीं है। वैलिड है बिल्कुल, तो वैलिड है इसका मतलब, और इसको इस तरीके से लगा दीजिए अपोजिट डायरेक्शन में आर, ठीक है। करंट आपको क्या फ्लो करेगी, इस डायरेक्शन में, क्योंकि हायर पोटेंशियल इस साइड में है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि बाई डायरेक्शनल के लिए तो ओम्स लॉ वैलिड है, क्योंकि यहाँ पे V इक्वल टू आई आर आप लगा सकते हैं ना इजीली, ठीक है। आपको रेजिस्टेंस यहाँ पे अगर 5 ओम दिया हुआ हो तो क्या आप ओम्स लॉ लगा सकते हैं क्या? बिल्कुल लगा सकते हैं। तो 5 ओम इसका मतलब लीनियर के लिए भी लगा सकते हैं। इतनी बात समझ में आ गई। और लंप्ड के लिए लगा सकते हैं या नहीं लगा सकते, बताइए। लंप्ड के लिए ये जो रेजिस्टेंस है, ये कैसा रेजिस्टेंस है, ये लंप्ड रेजिस्टेंस नहीं है क्या? तो लंप्ड के लिए भी लगा सकते हैं। तीन चीजें प्रूव कर दी अपने। फिर यूनिडायरेक्शनल के लिए और डिस्ट्रीब्यूटर के लिए कैसे ओम्स लॉ लगा सकते हैं। सपोज कीजिए जब अपने ओम्स लॉ की डेफिनेशन स्टार्टिंग में पढ़ी थी, तब अपन ने क्या किया था कि एक अपन इस तरीके से एक कंडक्टर था, उसके अक्रॉस वोल्टेज V अप्लाई किया था। उस वोल्टेज V अप्लाई करने की वजह से वहां पे जो J प्रोपोर्शनल टू क्या था, E था, ठीक है। J प्रोपोर्शनल टू E था। इसको अपन ने बाद में क्या करता था, J इक्वल टू सिग्मा I। ये जो ओम्स लॉ का बेसिक है, जो ये ओम्स लॉ का जो बेसिक है J है, इसके पर यूनिट एरिया के लिए होता है J की वैल्यू क्या होती है, I बाई A, ठीक है। तो इसका मतलब ये जो कंडक्टर है, ये इसके जो R रेजिस्टेंस है, R रेजिस्टेंस मान लेते हैं, इसका टोटल रेजिस्टेंस कितना है, R रेजिस्टेंस है,
आर रेजिस्टेंस जो इसके पूरी लेंथ अगर इसकी एल है तो पूरी लेंथ के अक्रॉस पूरा का पूरा ये क्या है, पूरा का पूरा सारा रेजिस्टेंस ऐसे मतलब डिस्ट्रीब्यूटेड है। ये लीनियर जितनी लेंथ है उसके अकॉर्डिंग ये वैलिड है, क्योंकि आर का फॉर्मूला क्या होता है, रो एल बाई ए। इसका मतलब आप जिस तरह से एल को बढ़ाते जाएंगे, इस लेंथ को बढ़ाते जाएंगे, उस तरीके से अपनी आर की वैल्यू यहाँ से बढ़ती जाएगी। तो आप यहाँ से समझ सकते हैं कि अपने को पूरा अगर डिस्ट्रीब्यूशन है पूरा रेजिस्टेंस का तो भी अपने ओम्स लॉ यहाँ पे वैलिड कर सकते हैं। तो इसका मतलब डिस्ट्रीब्यूटर के लिए लगा दिया आपने, ठीक है। यूनिडायरेक्शनल अगर सपोज कीजिए भी कोई, तो इस तरीके से आप समझ सकते हैं। उसके बाद में अपने बात करते हैं कि ओम्स लॉ किसके लिए नहीं लगा सकते, किसके लिए नहीं लगा सकते। आप यहाँ पे कहीं भी आपको नॉन लीनियर एलिमेंट अगर आपको दिखता है तो वहां पे आपको ओम्स लॉ नहीं अप्लाई करना है। जैसे कि आपको डायोड है तो डायोड के अंदर आपको ओम्स लॉ नहीं वैलिड है, आपको ओम्स लॉ नहीं लगाना है। तो इस तरीके से आपको ओम्स लॉ के बारे में क्लियर हो गया। अब बात करते हैं केवीएल और केसीएल के बारे में। केवीएल जो है किसी भी लीनियर या नॉन लीनियर एलिमेंट के लिए लगा सकते हैं। इसका मतलब जब आप एनालॉग में क्या करते हैं, इसके जो डायोड के या ट्रांजिस्टर के क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं तो अपने वहां केवीएल लगाते हैं ना। जबकि डायोड क्या है, नॉन लीनियर एलिमेंट है, फिर भी अपने केवीएल लगा रहे हैं। क्यों लगा रहे हैं, क्योंकि वहां केवीएल वैलिड है। इसके अलावा यूनिडायरेक्शनल और बाई डायरेक्शनल एलिमेंट के लिए वैलिड है। देखिए यूनिडायरेक्शनल एलिमेंट क्या हो गया, डायोड हो गया, और बाई डायरेक्शनल एलिमेंट क्या हो गया, रेजिस्टेंस हो गया। दोनों के लिए ही वैलिड है ये। केवीएल रेजिस्टेंस के केस में भी लगा सकते हैं, यहाँ भी लगा सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इसके बाद में टाइम वेरिएंट और टाइम इनवेरिएंट सोर्स दिया हो तो वहां भी आप केवीएल लगा सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो केवीएल केसीएल इतनी जगह लगा सकते हैं। इसके बाद में केवीएल केसीएल की इसकी लिमिटेशन क्या है, ये इसको डिस्ट्रीब्यूटेड जो एलिमेंट है उनके अक्रॉस नहीं लगा सकते। जैसे अपने जो लॉन्ग ट्रांसमिशन लाइन है, ये मैंने पहले भी बताया था आपको, लॉन्ग ट्रांसमिशन लाइन है उसके अक्रॉस अपने केवीएल अप्लाई नहीं कर सकते हैं। वहां पे आपको दूसरे मेथड यूज करने पड़ते हैं जिसके थ्रू अपने रेजिस्टेंस को कैलकुलेट करते हैं। वहां पे किस तरीके से कितना वोल्टेज ड्रॉप है वो सब कैलकुलेट करते हैं, ठीक है। तो लॉन्ग ट्रांसमिशन के अक्रॉस आपको क्या करना है, केवीएल नहीं लगाना है। दूसरी इसकी लिमिटेशन है हाई फ्रीक्वेंसी। हाई फ्रीक्वेंसी पे अपने केवीएल नहीं लगा सकते। जो अपने सर्किट पढ़ते हैं वो कौन से सर्किट पढ़ते हैं, लो फ्रीक्वेंसी वाला। नेटवर्क थ्योरी में सब सारे की सारे सर्किट है ऑलमोस्ट, वो कौन से हैं, लो फ्रीक्वेंसी वाले। जब अपने इसी में जाते हैं तो इसी ब्रांच में उसमें क्या होता है कि जो सर्किट ऑलमोस्ट होते हैं, जो सिग्नल हैं वो सारे के सारे कौन से सिग्नल होते हैं, हाई फ्रीक्वेंसी के सिग्नल होते हैं। तो जो आप हाई फ्रीक्वेंसी की बात करते हैं तो वहां पे आप केवीएल केसीएल अप्लाई नहीं कीजिएगा, ठीक है। ये अपने जो सर्किट जो नेटवर्क थ्योरी पूरा बेस्ड किस पे है, लो फ्रीक्वेंसी पे, तो इसलिए अपने नेटवर्क थ्योरी में केवीएल केसीएल बड़ी आसानी से लगाते रहते हैं। लेकिन जब भी आपको हाई फ्रीक्वेंसी इस तरीके से एसी का सोर्स दिया हुआ है जिसकी इसको इस तरीके से लिख रखा है 200 वोल्ट 500 हर्ट्ज या उससे भी ज्यादा 5000 हर्ट्ज इस तरीके से दिया हुआ है, तो आप यहाँ पे कोई भी सोर्स कोई लोड दिया हुआ है तो यहाँ आप केवीएल मत लगाइएगा। केवीएल लगाने से क्या होगा, आपका थोड़ी दिक्कत आएगी आपको, ठीक है, रिजल्ट सही नहीं आएंगे आपके। उसके बाद में फील्ड थ्योरी की बात करते हैं और नेटवर्क थ्योरी की। देखिए बात क्या होती है कि नेटवर्क थ्योरी होती है वो लो फ्रीक्वेंसी के लिए वैलिड होती है, हाई फ्रीक्वेंसी के लिए वैलिड नहीं होती। जिस तरह से केवीएल केसीएल अपने क्या करते हैं, हाई फ्रीक्वेंसी के लिए वैलिड नहीं होती, इसी तरह से नेटवर्क थ्योरी को अपनी जो सारी नेटवर्क थ्योरी है वो किसके बेस पे है, ज्यादातर केवीएल केसीएल के बेस पे है। तो उसके अकॉर्डिंग अपने क्या होता है कि अपने को नेटवर्क थ्योरी जो है हाई फ्रीक्वेंसी के लिए अपने नहीं लगा सकते। और लो फ्रीक्वेंसी पर भी क्या होता है कि लो फ्रीक्वेंसी पर इसके रिजल्ट थोड़े से इनएक्यूरेट आते हैं, पर उतना इनएक्यूरेट नहीं आते हैं, अपने चल जाता है। अच्छा, इसके बाद में अगर फील्ड थ्योरी की बात करूं तो इसको लो फ्रीक्वेंसी के लिए भी लगा सकते हैं और हाई फ्रीक्वेंसी के लिए भी लगा सकते हैं। लेकिन इसकी क्या है दिक्कत, जो डिसएडवांटेज क्या है इसका, इसकी इक्वेशन जो होती है बहुत ही कॉम्प्लेक्स होती है।
जो इक्वेशन अपने जिस तरीके से लिखते हैं वो बहुत ही कॉम्प्लेक्स होती है और एक्यूरेट भी नहीं एक्यूरेट होती है, सॉरी कॉम्प्लेक्स बहुत ज्यादा होती है, एक्यूरेट भी होती है। तो कॉम्प्लेक्सिटी को सॉल्व करना अपने प्रीफर नहीं करते, इस वजह से अपने फील्ड थ्योरी को अपने ज्यादा प्रीफर नहीं करते हैं, अपने क्या करते हैं नेटवर्क थ्योरी लगाते हैं। नेटवर्क थ्योरी की जो इक्वेशन होती है वो बहुत ही सिंपल होती है, ये सबसे बड़ा इसका एडवांटेज है कि बहुत ही सिंपल। जो अपने केवीएल केसीएल लगाते हैं वो देखिए कितना सिंपल है, केवीएल केसीएल से अपने इजीली अपने क्या फाइंड आउट कर सकते हैं, वोल्टेज करंट कुछ भी फाइंड आउट कर सकते हैं, पावर वगैरह। तो अपने को वोल्टेज करंट निकाल के अपने इजीली वे में अपने सॉल्व कर सकते हैं यहाँ पे। लेकिन क्या होता है कि फील्ड थ्योरी की इक्वेशन है इतनी सिंपल नहीं होती, बहुत ही कॉम्प्लेक्स होती है। तो इसलिए अपने ज्यादातर केस में अपने क्या प्रेफर करते हैं कि नेटवर्क थ्योरी लगाया जाए। और अपने जो इलेक्ट्रिकल में है सारे के सारे सर्किट ऑलमोस्ट कौन से होते हैं, लो फ्रीक्वेंसी वाले सर्किट होते हैं। तो लो फ्रीक्वेंसी वाले सर्किट में अपने हर जगह नेटवर्क थ्योरी ही प्रीफर करते हैं। तो इस तरीके से कुछ लिमिटेशन है और कुछ अपने को एडवांटेज है, जो अपने कुछ एजम्पशन है जो अपने मान के चलते हैं। आपको इन सब चीजों का ध्यान रखना है, इस चीजों को आपको सिर्फ डायरेक्ट नोट्स में लिख लेने हैं। आपको क्या करना है कि ये कुछ एग्जाम्स में जेई वगैरह में क्या करते हैं कि डायरेक्ट पूछ लेते हैं कि केवीएल केसीएल कहाँ वैलिड नहीं है या किस तरीके से थ्योरेटिकल क्वेश्चन आ जाते हैं। तो आपको क्या करना है कि इतने सारे क्वेश्चन के बारे में पढ़ने के बजाय आप इस एक चार्ट को पढ़ लीजिएगा, उसके बाद में क्या होगा कि क्वेश्चन चाहे किसी भी तरह का हो आप इजीली इसको सॉल्व कर सकते हैं। क्या करते हैं कि बहुत सारे एमसीक्यू पढ़ते हैं अपने, ज्यादातर लोग क्या करते हैं कि एमसीक्यू ज्यादा से ज्यादा पढ़ा जाए, एमसीक्यू ज्यादा से ज्यादा पढ़ा जाए। लेकिन एमसीक्यू को ज्यादा से ज्यादा पढ़ने से पहले आपको क्या जरूरी है, आपको थ्योरी बिल्कुल अच्छे से क्लियर होना चाहिए। इसके बाद में अगर आप एमसीक्यू करते हैं थ्योरी के बाद में, तो आपको क्या होता है कि एमसीक्यू जो होते हैं 70% आप खुद से ही सॉल्व कर लेंगे, किसी को जरूरत नहीं है कोई भी लर्न करने की या इस तरीके की जरूरत नहीं पड़ती। आप अगर थ्योरी अच्छे से कवर किए हैं तो आप खुद से ही कर लेंगे 70%। जो 30% है वो अपने को एमसीक्यू से सीखना चाहिए। इसके अलावा लोग क्या करते हैं कि 100% ही सोचते हैं कि हम एमसीक्यू से सीखें, ऐसा पॉसिबल नहीं है, क्योंकि इसमें क्या होता है कि सीक्वेंस नहीं बन पाता है। अगर हर चीजें अपने को सीक्वेंस में चाहिए तो अपने को पहले थ्योरी आपको ध्यान से देखना चाहिए, उसके बाद में एमसीक्यू करना चाहिए। ये मैं ऐसा प्रीफर करता हूं कि आपको इस तरीके से पढ़ना चाहिए कि आपको थ्योरी पूरा कवर करना चाहिए, रेफरेंस बुक थोड़ा देखना चाहिए, नोट्स देखने चाहिए, इस तरीके की बात है। फिर क्वेश्चन बुक आपको क्वेश्चन लगाने चाहिए। अगर आप फर्स्ट टाइम कर रहे हैं तो बिल्कुल ऐसे ही करना चाहिए, सेकंड टाइम कर रहे हो तो फिर अलग बात है, फिर आप कुछ कर सकते हैं कि डायरेक्ट अपने को थ्योरी पूरा क्लियर है तो आप डायरेक्ट एमसीक्यू पे जा सकते हैं। लेकिन अगर फर्स्ट टाइम कर रहे हैं तो अपने को पहले थ्योरी पूरा क्लियर होना चाहिए आपको, तभी आप एमसीक्यू में जाइए। इससे बहुत अच्छा आपको कॉन्फिडेंस भी मिलेगा। अदरवाइज क्या होगा कि एमसीक्यू आपको आएंगे नहीं और उसके बाद में आपका कॉन्फिडेंस बिल्डअप नहीं हो पाएगा। और आप क्या करेंगे, अगर जेई की प्रिपरेशन करते हैं तो अपने क्या करते हैं, ज्यादातर चीजें अपने क्या कर लेते हैं, लर्न कर लेते हैं कि ये एमसीक्यू अपने को समझ में नहीं आ रहा तो इसको अपने लर्न कर लेते हैं। लेकिन ऐसा नहीं करना है, अपने को क्या करना है, हर एक के पीछे लॉजिक पता करना है। इससे क्या रहेगा, लाइफ लॉन्ग आपको दिमाग में रहेगा। अदरवाइज क्या रहेगा, आपने लर्न किया, एग्जाम दिया, एग्जाम निकल गया, सपोज कीजिए एग्जाम निकल जाता है आपका, लेकिन उसके बाद में आप भूल जाएंगे, लाइफ लॉन्ग नहीं रहेगा। ये जो अगर आप अच्छे से या समझ के चीजों को करेंगे तो लाइफ लॉन्ग रहेंगी चीजें। आप इस चीज को कंसीडर करना प्लीज। कहते हैं अब उसको क्या करते हैं, अब उनको देखते हैं कि किस तरीके से किस नेटवर्क में अप्लाई कर सकते हैं, क्या चीज अप्लाई कर सकते हैं, क्या नहीं कर सकते, उन सब कंक्लूजन को यहाँ अप्लाई करते हैं अपने। अब करते हैं अप्लाई, ठीक है। तो सबसे पहले आपको ये देखना है कि ये रेजिस्टेंस आपको नॉर्मल दिख रहा है तो इसको लिख लेंगे पहले लीनियर, ठीक है। पहले एलिमेंट देख रहा हूं मैं, इसको लिख लूंगा नॉन लीनियर, ठीक है। अब क्या करूंगा, ये दोनों एलिमेंट अपने हर एक चीज की इस नेटवर्क में जो भी आपको दिख रहा है अपने हर एक को लिखेंगे। अब ये है सोर्स, सोर्स यहाँ पे सोर्स लिखा हुआ है, सोर्स चाहे वोल्टेज हो चाहे करंट हो, कोई भी सोर्स हो सकता है, कोई फर्क पड़ने वाली बात नहीं है। जो भी सोर्स होगा यहाँ पे उसको मैं किस में कंसीडर करूंगा, एक्टिव में, ठीक है, एक्टिव में कंसीडर करूंगा। इतनी बातें होगी। अब एलिमेंट की बात होगी। अब उसके बाद में नेटवर्क थ्योरी तो अपने यहाँ अप्लाई करने ही वाले हैं, तो अपने बात करते हैं सबसे पहले ओम्स लॉ अप्लाई कर सकते हैं या नहीं। देखिए
ओम्स लॉ इसके लिए अप्लाई हो जाएगा लेकिन इसके लिए नहीं हो पाएगा, तो अपने क्या करेंगे, ओम्स लॉ यहाँ पे अप्लाई नहीं कर पाएंगे। ठीक है, उसके बाद में केवीएल केसीएल की बात करते हैं। केवीएल केसीएल की लिमिटेशन क्या है, डिस्ट्रीब्यूटेड लोड के लिए नहीं लगती और हाई फ्रीक्वेंसी पे नहीं लगती। तो इस तरह की बात यहाँ पे है या नहीं है, कोई भी बात नहीं है, तो केवीएल केसीएल दोनों ही लग जाएंगी। ठीक है, और क्या बात की थी अपन ने, इतनी ही बात की थी। अब इसमें देख लेते हैं, लंप्ड वाली बात भी कर लेते हैं। ये पैरामीटर ये कैसे हैं, सब के सब लंप्ड हैं, ये लंप्ड है। और टाइम इनवेरिएंट भी लिख सकते हैं आप, यहाँ पे टाइम इनवेरिएंट भी है। इसी तरीके से ये कर सकते हैं अपने, लीनियर है, ये भी लीनियर है, ये भी लीनियर है। ठीक है, उसके बाद में आपको ये देखना है कि ये लंप्ड है क्या, बिल्कुल लंप्ड है, क्योंकि एल को अपने एक ही जगह कॉन्सेंट्रेट कर लिया है, तो ये लंप्ड भी है, ये लंप्ड भी है, लंप्ड भी है। उसके बाद में अपने को क्या देखना है, एक सोर्स दिखा हुआ है, सोर्स कौन सा है, एक्टिव वोल्टेज सोर्स है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। उसके बाद में क्या देखना है कि ओम्स लॉ वैलिड है या नहीं है। ओम्स लॉ की बात करूंगा, जो ओम्स लॉ है रेजिस्टेंस के लिए भी वैलिड है, इंडक्टेंस के लिए भी और कैपेसिटेंस के लिए, तो ओम्स लॉ पूरा का पूरा वैलिड है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, क्योंकि यहाँ लीनियर ही एलिमेंट है, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। उसके बाद में अगर मैं बात करता हूँ केवीएल केसीएल की, जो केवीएल केसीएल होता है वो अपने को कहाँ पे वैलिड है, कहाँ पे इनवैलिड है। केवीएल केसीएल डिस्ट्रीब्यूटेड लोड पे देखना है और हाई फ्रीक्वेंसी, ऐसी कोई भी बात नहीं होती, तो केवीएल केसीएल हमेशा ही वैलिड होता है। आप लगाते भी हैं इस तरीके से, प्लस माइनस लिख के, प्लस माइनस लिख के क्या लिखते हैं, V1 इसके अक्रॉस वोल्टेज प्लस माइनस, V2 इसके तरह के क्वेश्चन भी किए हैं ना आपने, तो इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इस तरह के क्वेश्चन, अब इसमें कोई दिक्कत है क्या बताओ, ये तो लीनियर ही है। ठीक है, ये सोर्स है, एक्टिव वोल्टेज सोर्स है, और इसके अलावा क्या है, लंप्ड, बिल्कुल लंप्ड है। यूनिडायरेक्शनल बाई डायरेक्शनल देख लीजिए आप, यूनिडायरेक्शनल है, बाई डायरेक्शनल, बाई डायरेक्शनल है। यहां भी देख सकते हैं इन दोनों एलिमेंट में क्या है, ये क्या है, यूनिडायरेक्शनल है, सभी को पता है ये तो। ठीक है, ये बाई डायरेक्शनल है, इसमें भी कोई दिक्कत वाली बात है। सेम उसमें भी देख सकते हैं अपने इसी तरीके से, डिस्ट्रीब्यूटेड है या लंप्ड है, वो भी बात हो चुकी है। इसके अलावा क्या बोल के, ओम्स लॉ, ओम्स लॉ की बात करो, बताओ ओम्स लॉ वैलिड है क्या, बिल्कुल वैलिड है। केवीएल केसीएल बताइए, केवीएल केसीएल वैलिड है क्या, बिल्कुल वैलिड है। अब इसके बाद में ये क्या है, डिस्ट्रीब्यूटेड है, क्योंकि रेजिस्टेंस है, रेजिस्टेंस है तो क्या होगा, बाई डायरेक्शनल है। चाहे डिस्ट्रीब्यूटेड हो, चाहे एक जगह लंप्ड हो, तो भी कोई रेजिस्टेंस तो बाई डायरेक्शनल रहेगा। कभी भी एलिमेंट की प्रॉपर्टीज नहीं चेंज हो जाती, जब उसको डिस्ट्रीब्यूटेड या लंप्ड करते हैं तो प्रॉपर्टीज बिल्कुल सेम रहती है। ठीक है, उसके बाद में क्या देखते होते हैं अपने, लीनियर है या नॉन लीनियर, बिल्कुल लीनियर है, अगर रेजिस्टेंस है तो लीनियर ही रहेगा। उसके बाद में अपने ओम्स लॉ केवीएल केसीएल देख लेते हैं। ओम्स लॉ बताइए आप, क्या वैलिड होगा क्या, ओम्स लॉ बताइए, और केवीएल केसीएल भी बताइए। केवीएल केसीएल की जब मैं बात करता हूं तो केवीएल केसीएल के बारे में क्या है, एक ही तो लिमिटेशन है केवीएल केसीएल की, कि डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं होना चाहिए और हाई फ्रीक्वेंसी नहीं होनी चाहिए, तो डिस्ट्रीब्यूटेड लोड है, तो इसका मतलब केवीएल केसीएल वैलिड नहीं है यहाँ पे, लेकिन ओम्स लॉ वैलिड हो जाएगा यहाँ पे। इतनी बात समझ में आ गई आपको। उसके बाद में लॉन्ग ट्रांसमिशन लाइन देख लेता हूँ। देखिए लॉन्ग ट्रांसमिशन लाइन में ये डिस्ट्रीब्यूटेड है, ये एलिमेंट सभी के सभी क्या है, डिस्ट्रीब्यूटेड है। उसके अलावा बताइए ये बाई डायरेक्शनल है या यूनिडायरेक्शनल, बाई डायरेक्शनल। उसके अलावा लीनियर या नॉन लीनियर की बात करता हूं तो क्या है, सबके सब लीनियर है, लीनियरली थ्रू आउट ओ लेंथ ये डिस्ट्रीब्यूटेड होंगे, सारी लेंथ के अकॉर्डिंग क्या होंगे, सारी लेंथ के अक्रॉस क्या होंगे, ये डिस्ट्रीब्यूटेड रहता है पूरा पूरा। कैपेसिटर, रेजिस्टेंस और इंडक्टेंस, तीनों के तीनों ये पूरी लेंथ के ट्रांसमिशन लाइन के
डिस्ट्रीब्यूटेड हो जाते हैं पूरी लेंथ के क्रॉस। ठीक है, इसके बाद में ओम्स लॉ की बात करता हूं मैं और केवीएल केसीएल की बात कर लेता हूं। देखिए केवीएल केसीएल क्या बोलता है कि मैं डिस्ट्रीब्यूटेड के लिए वैलिड नहीं हूं, तो ये तो इनवैलिड हो गया। ओम्स लॉ क्या बोलता है कि मैं यहाँ पे वैलिड हूं। ओम्स लॉ की सिर्फ क्या लिमिटेशन है, ओम्स लॉ की लिमिटेशन है कि ये सिर्फ एक ही जगह इनवैलिड होता है, नॉन लीनियर। और केवीएल केसीएल की डिस्ट्रीब्यूटेड। इतना सा मेन फंडा होता है, आप ये दो चीजें इस तरीके से देख लीजिएगा। आई होप आपको ये अच्छे से क्लियर हो गया होगा कि किस तरीके से लीनियर नॉन लीनियर अपने देखते हैं, किस तरीके से केवीएल कहाँ वैलिड होता है, केसीएल कहाँ वैलिड होता है। आज हम बात करेंगे सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन के बारे में, किस तरह से वोल्टेज सोर्स को करंट सोर्स में कन्वर्ट किया जा सकता है या करंट सोर्स को वोल्टेज सोर्स में कन्वर्ट किया जा सकता है। इसके अलावा अपने इसकी जो बात, ये जो चीज है आपके काम आने वाली है कहाँ पे, थेवेनिन थ्योरम और नॉर्थन थ्योरम, वहां पे भी अपने इस चीज को दोबारा से डिस्कस करेंगे किस तरीके से कन्वर्ट करते हैं। तो अपने यहाँ पे नॉर्मल डिस्कस कर रहे हैं स्टार्टिंग में। ये जो है जब भी आपका सोर्स कन्वर्जन होगा, जब भी आपका सोर्स कन्वर्जन होगा तो आपका हमेशा ही प्रैक्टिकल वोल्टेज सोर्स को प्रैक्टिकल करंट सोर्स में कन्वर्ट करते हैं। इस तरीके से मान लीजिए Vs और Rs, ये मेरा क्या है, प्रैक्टिकल वोल्टेज सोर्स। इसको कन्वर्ट करना है मुझे प्रैक्टिकल करंट सोर्स में। देखिए यहाँ प्रैक्टिकल करंट सोर्स, लेकिन इसकी किसी की भी वैल्यू अपने को पता नहीं है। ये Rs आ गया और यहाँ A पॉइंट मान लिया, यहाँ B पॉइंट मान लिया, कुछ भी पॉइंट मान रहा हूँ मैं यहाँ पे। ठीक है, तो इसका मतलब अपने प्रैक्टिकल करंट वोल्टेज सोर्स को प्रैक्टिकल करंट सोर्स में कन्वर्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। अब अपने क्या करेंगे, इसमें से सबसे पहले करंट निकालते हैं। इस तरीके से इसको शॉर्ट सर्किट कर देंगे। अगर इसको शॉर्ट सर्किट करने से इसमें करंट कितनी आई फ्लो करेगी, तो अगर मैं आई की वैल्यू निकालता हूँ तो Vs/Rs आ जाएगी। ठीक है, Vs/Rs आएगी। अब इस वोल्टेज सोर्स का काम क्या है, वोल्टेज सोर्स का काम है पोटेंशियल को मेंटेन करना और इसमें एनर्जी को प्रोवाइड कराना इस रेजिस्टेंस को, और इस रेजिस्टेंस को एनर्जी प्रोवाइड कराने की वजह से यहाँ कुछ करंट फ्लो हो रही है। अच्छा, अगर इसको अपने करंट सोर्स में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो क्या करेंगे कि इस वोल्टेज सोर्स की वजह से ये अगर कॉज है और ये इफेक्ट है, अपने को दिख रहा है कि ये इफेक्ट इसका पड़ रहा है, तो अगर ये ऐसा कोई कॉज करंट सोर्स से क्रिएट करें जिससे ये सेम का सेम इफेक्ट आ जाए, इसका मतलब अगर यहाँ करंट आई फ्लो कर रही है तो यहाँ भी अगर करंट ये आई फ्लो करे तो इस वोल्टेज सोर्स और इस करंट सोर्स में कोई भी डिफरेंस नहीं रह जाएगा, दोनों का काम सेम ही हो जाएगा। क्योंकि इस केस में देखिए पोटेंशियल यहाँ पे ड्रॉप होगा, वो कितना होगा, IRS। अगर यहाँ भी किसी तरीके से जो पोटेंशियल ड्रॉप है वो हो जाए IRS, तो देखिए रेजिस्टेंस के द्वारा कंज्यूम एनर्जी भी कितनी, ये पोटेंशियल ड्रॉप तो IRS सेम हो गया। और अगर मैं बात करूं पावर की, तो पावर भी तो I सेम रहेगा, तो IR2 इतनी ही पावर कंज्यूम यहाँ करेगा और इतनी ही पावर कंज्यूम यहाँ करेगा। दोनों ही केस में सेम पावर कंज्यूम करेगा, सेम वोल्टेज आएगा, इसका मतलब सेम ही वर्क हो रहा है। तो अपने ऐसा कर सकते हैं तो I यहाँ पे लिख लूंगा मैं, और I की वैल्यू कितनी है, I जो हमेशा है वो इक्वल होगा किसके, Vs/Rs के। अच्छा, ये I की वैल्यू Vs/Rs के इक्वल लिख देता हूं मैं यहाँ पे। इस करंट सोर्स से मैं यहाँ पे इस वोल्टेज सोर्स को रिप्लेस कर सकता हूं और सीरीज वाला जो रेजिस्टेंस है वो पैरेलल में चला जाएगा। इतनी बात आपको समझ में आ रही है। यहाँ पे देखिए पोटेंशियल ड्रॉप IRS है, यहाँ पे भी IRS है, पावर भी सेम ही हो रही है, तो इसका मतलब इस तरीके से कर सकता हूँ। सेकंड अपने देखते हैं, अगर करंट सोर्स को वोल्टेज सोर्स में कन्वर्ट करना है, अगर करंट सोर्स को वोल्टेज सोर्स में कन्वर्ट करना है तो करंट सोर्स अगर कॉज है तो इसकी वजह से इफेक्ट क्या हो रहा है, इस करंट में आई करंट फ्लो करने की वजह से, इस पूरे सर्किट में आई करंट फ्लो करने की वजह से यहाँ पे एक पोटेंशियल डिफरेंस जनरेट हो रहा है, वो इसका इफेक्ट है। करंट सोर्स का इफेक्ट क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस जनरेट हो रहा है। अगर ये सेम पोटेंशियल डिफरेंस अपने वोल्टेज सोर्स से जनरेट कर दें तो अपना काम सॉल्व हो जाए। तो अपने इस तरह से RS, इस अपने को पता है कि वोल्टेज सोर्स होगा तो इस तरीका का। ठीक है, अब अपने को क्या है, पोटेंशियल ड्रॉप अपने को ये बोल दिया है कि IRS आप तो जनरेट कीजिए।
आर एस अगर इसका रेजिस्टेंस है और आई आर एस आप जनरेट कीजिए किसी भी तरीके से, वो नहीं हमें पता, तब अपने इन दोनों को सिमिलर मानेंगे। तो आई यहाँ पे करंट फ्लो होनी चाहिए तभी आई आर एस होएगा, और आई करंट फ्लो होनी चाहिए। तो आई करंट फ्लो होने के लिए यहाँ पे वोल्टेज कितना होना चाहिए, देखिए V इक्वल टू क्या होता है आई आर। तो आई अपने को पता है क्योंकि आई की वैल्यू क्या है ये दे रखी, और आर की वैल्यू आर एस है। तो V इक्वल टू कितना आएगा आई आर एस। तो जो वहां वोल्टेज आएगा वो आई आर एस के इक्वल आएगा। ठीक है, इस तरीके से अपने इस तरीके से कन्वर्जन कर सकते हैं। देखिए अब इसको अपने समरी भी बना लेंगे, उससे पहले ये समझ लेते हैं कि क्या आप प्रैक्टिकल को कन्वर्ट कर सकते हैं, और उसके अलावा अगर अपने को आइडियल को कन्वर्ट करना पड़ जाए तो आइडियल में आर एस की वैल्यू हो जाएगी 0। समझ आ रही बात, इसका मतलब वोल्टेज को ही शॉर्ट कर दिया, तो आइडियल में शॉर्ट तो होगा नहीं। अपने दूसरी बात और देख लेते हैं, आर एस की वैल्यू 0 है। अब करंट सोर्स में पैरेलल में आएगा, अगर आर एस की वैल्यू 0 है, यहाँ 0 है, अगर ये 0 है तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, यहाँ पे ये शॉर्ट सर्किट हो जाएगा और आई करंट फ्लो करेगी। दूसरी बात क्या है कि यहाँ पे ये V शॉर्ट सर्किट हो जाएगा VS। तो यहाँ ये बोल रहा है कि इसका मतलब यहाँ पे KVL जो बोल रहे हैं, KVL वो नॉट सेटिस्फाइड हो जाएगी। समझ आ रही बात, अगर VS को मैं डायरेक्ट ही शॉर्ट सर्किट करता हूँ, क्योंकि मेरे को क्या वैल्यू चाहिए करंट के लिए, करंट सोर्स के लिए करंट की वैल्यू चाहिए, तो करंट तो निकालना पड़ेगा। तो आइडियल वोल्टेज सोर्स बनाया और उसको कर दिया मैंने शॉर्ट, क्यों, करंट निकालने के लिए, करंट निकालना चाह रहा हूं मैं, तो करंट क्या आएगा, कुछ भी नहीं आएगा, क्योंकि ये आइडियल वोल्टेज सोर्स को शॉर्ट करते ही अपना केवीएल ही नहीं सेटिस्फाइड हो रहा। इसी तरीके से करंट को समझते हैं, करंट इस तरीके से है, आइडियल है ना, तो आइडियल में इस तरीके से कर देंगे। ठीक है, अब इस तरीके से है, आई कुछ करंट है। अब क्या करना है मेरे को, इन टर्मिनल के अक्रॉस अगर वोल्टेज पता चल जाए तो मैं क्या कर सकता हूँ, इस करंट सोर्स को उस वोल्टेज से रिप्लेस कर सकता हूँ। लेकिन इन टर्मिनल के अक्रॉस वोल्टेज का क्या होगा पता नहीं लगा सकते ना, क्योंकि अगर इन टर्मिनल के अक्रॉस वोल्टेज कब होता, जब यहाँ पे कुछ रेजिस्टेंस होता, तभी तो यहाँ करंट फ्लो करेगी। अब तो करंट ही नहीं फ्लो कर पाएगी, तो इसका मतलब यहाँ केसीएल ही सेटिस्फाइड नहीं है, क्योंकि इस रेजिस्टेंस की वजह से केसीएल सेटिस्फाइड हो जाता, क्योंकि करंट इसमें से फ्लो कर पा रही थी। लेकिन यहाँ कर लेंगे किस तरीके से, अगर मेरे को वोल्टेज सोर्स है उसको कन्वर्ट करना है करंट सोर्स में, तो ओम्स लॉ को फॉलो करेंगे, V इक्वल टू आई आर, और करंट की वैल्यू यहाँ पे कितनी हो जाएगी V बाई आर। तो इस जो करंट सोर्स में करंट की वैल्यू होगी V बाई आर, और रेजिस्टेंस की वैल्यू जो होगी वो R ऑफ रेजिस्टेंस होगी। V बाई आर का मतलब है V ऑफ सोर्स डिवाइड बाई आर एस। ठीक है, इस तरीके से वोल्टेज सोर्स को करंट सोर्स में कन्वर्ट किया जा सकता है। और इसी तरीके से अगर अपने को क्या करना पड़ जाए, अगर अपने को करंट सोर्स को जो है वो वोल्टेज सोर्स में कन्वर्ट करना पड़ जाए, तो वोल्टेज सोर्स की जगह अपने को लिखना पड़ेगा आई एस मल्टीप्लाई बाई आर एस, और जो आर रेजिस्टेंस आएगा वो आर एस आ जाएगा। करंट सोर्स के पैरेलल में रेजिस्टेंस और वोल्टेज सोर्स के सीरीज में रेजिस्टेंस। तो आपको ये बात का बिल्कुल ध्यान रखना है। इस तरीके से आप समराइज करके डायरेक्ट फटाफट ओम्स लॉ की हेल्प करके डायरेक्ट अपने क्या कर सकते हैं सोर्स। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। फाइंड आउट द करंट इन द 5 ओम रेजिस्टेंस। 5 ओम रेजिस्टेंस में अपने को करंट को फाइंड आउट करना है। ये 5 ओम रेजिस्टेंस है, यहाँ पे अपने को करंट को फाइंड आउट करना है। तो किस तरीके से कैलकुलेट करेंगे, अपने थोड़ी सी हेल्प लेते हैं किसकी, सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन की, क्योंकि ये दोनों देखो पैरेलल में दिख रहे हैं, ये दोनों पैरेलल में दिख रहे हैं, तो ये एक प्रैक्टिकल करंट सोर्स है, ये एक प्रैक्टिकल करंट सोर्स है। ठीक है, इसके अलावा आप और भी मेथड से कर सकते हैं, लेकिन सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन को अच्छे से समझने के लिए अपने इस मेथड को करते हैं, और इसको इजी भी पड़ेगा अपने लिए। तो ये एक सोर्स है, ये एक सोर्स है। अब अपने को ध्यान रखना है कि 5 ओम में अपने को पता करनी है, लेकिन 5 ओम अपना अगर अपने इसको सॉल्व कर देंगे तो ये गायब हो जाएगा, इसको अपने को फिर से लेके आना पड़ेगा। देखिए किस तरीके से करते हैं इस तरह के क्वेश्चन को। देखिए सबसे पहले मैं क्या बोला था कि प्रैक्टिकल करंट सोर्स में जब भी प्रैक्टिकल करंट सोर्स को जब भी प्रैक्टिकल वोल्टेज सोर्स में कन्वर्ट करना है तो इस तरीके से होगा, और ये बीच वाला रेजिस्टेंस पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, और प्रैक्टिकल वोल्टेज सोर्स में इस तरीके से कन्वर्ट हो जाएगा। इतनी बात समझ में आ रही है।
अब उसके बाद में यहाँ तो है 10 ओम रेजिस्टेंस, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। यहाँ है 5 ओम रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस की वैल्यू होती है वो रहती है सेम ही। अगर रेजिस्टेंस की वैल्यू सेम रहती है, इसके अलावा अपने को यहाँ पे वोल्टेज की वैल्यू कितनी आएगी, यहाँ से अगर मैं वोल्टेज की वैल्यू निकालना चाहूँ तो वोल्टेज की वैल्यू इक्वल टू आई इंटू आर। आई की वैल्यू है 4 एम्पियर मल्टीप्लाई बाई आर 5 है, तो इसका वैल्यू आ गई 20 वोल्ट। इसी तरीके से इसमें मैं वोल्टेज की वैल्यू अगर मैं निकालना चाहूँ तो आई इंटू आर 5 मल्टीप्लाई बाई 4 कितनी आ गई 20 वोल्ट। इसका मतलब 20 वोल्ट करंट आ गया। अब यहाँ पे 20 वोल्ट करंट ये हो गया और 20 वोल्ट करंट ये हो गया। अब मेरे को क्या करना है, अब इसके अक्रॉस अपने को यहाँ प्लस माइनस कुछ ना कुछ इसके अंदर क्या फ्लो कर रही होगी, करंट फ्लो कर रही होगी। करंट फ्लो कर पाएगी या नहीं कर पाएगी, इस बात को डिसाइड करते हैं सबसे पहले तो। क्योंकि यहाँ जो है अगर अपने इसकी बात करें तो यहाँ पोटेंशियल है प्लस 20 वोल्ट और यहाँ है पोटेंशियल 0 और यहाँ है 0 पोटेंशियल। इसके अलावा यहाँ भी है प्लस 20 वोल्ट। ठीक है, अगर यहाँ पे प्लस 20 वोल्ट है, यहाँ पे प्लस 20 वोल्ट है, इसका मतलब ये क्या होंगे, इक्वी पोटेंशियल पॉइंट। इक्वी पोटेंशियल पॉइंट है, जब पोटेंशियल ही सेम है तो यहाँ पे करंट फ्लो नहीं कर पाएगी, आई इक्वल टू 0 आएगा। ये करंट नहीं फ्लो कर पाएगी, इसको इस तरीके से भी समझ सकते हैं। अगर 20 सेम है तो इसको शॉर्ट कर दीजिएगा, ठीक है, शॉर्ट कर दीजिएगा। या फिर इसको किस तरीके से समझ सकते हैं, इसको ओपन सर्किट से करके भी समझ सकते हैं। ठीक है, कुल मिला के करंट की वैल्यू जो है 0 रहने वाली है। अब अपने बात करनी थी कि 5 ओम रेजिस्टेंस में करंट क्या बोलेंगे आप क्या बोलेंगे 5 ओम रेजिस्टेंस में, 0 बोलेंगे क्या, आप बताइए। 5 ओम रेजिस्टेंस में करंट को क्या बोलेंगे, 0 बोलेंगे क्या। देखिए 0 नहीं बोल सकते, ये सबसे बड़ी मिस्टेक है इस क्वेश्चन की। देखिए जब 5 ओम रेजिस्टेंस है, यहाँ पे क्या है 5 ओम रेजिस्टेंस है, जब मैंने वोल्टेज सोर्स में कन्वर्ट कर लिया। लेकिन यहाँ पे बताइए 5 ओम रेजिस्टेंस क्या है, पैरेलल में कनेक्टेड है, तो अपने को करंट जो है यहाँ पे फाइंड आउट करनी है, ना कि वहां पे फाइंड आउट करनी है। इस बात का विशेष ध्यान रखना आपको, करंट यहाँ पे फाइंड आउट करनी है। तो करंट यहाँ पे फाइंड आउट करनी है तो अपने क्या करेंगे, इसको इतना इतना ऐसे लेंगे कि इस नेटवर्क पे मैं कुछ नहीं कर रहा, इस तरीके से इसको मान सकते हैं, इस नेटवर्क पे मैं कुछ नहीं करना। बेसिकली आपको यही बात का ध्यान रखना है, इसीलिए मैंने इसको इस तरीके से किया है कि इस तरीके से करंट को अगर आप सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन कर रहे हैं तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप वहीं पे सॉल्व कर देंगे। यहाँ पे आपको आके आपको देखना पड़ेगा कि क्या सेटिस्फाइड कर रही है कि ये। इसको N2 ले लेंगे, अगर इसको N1 लिया और इसको N2 लिया तो इसके बाद में अपना जो नेटवर्क है बीच में 10 ओम का रेजिस्टेंस, 10 ओम है रेजिस्टेंस और करंट यहाँ से 0 कर रही है तो यहाँ से भी 0 कर रही है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब इस नेटवर्क को ये N2 है आपके पास और ये N1 है, ठीक है, और यहाँ पे जो करंट फ्लो कर रही है वो I इक्वल टू 0 फ्लो कर रही है, यहाँ पे 0 बोल सकते हैं। देखिए नेटवर्क से मैंने बना दिए हैं। अब यहाँ पर तो 0 फ्लो कर रही है तो इसका मतलब आप ध्यान से समझिए कि जो 4 एम्पियर की जो करंट थी वो इस तरीके से फ्लो कर रही होगी इसके अंदर, जिससे मैंने पीछे भी एक क्वेश्चन कराया था, उसमें इस तरीके से 2 लूप थे ना, ऐसे एक लूप था, फिर यहाँ से इस तरीके से जाके इस तरीके से था, तो इस लूप में फ्लो कर रही थी, इस लूप में फ्लो कर रही थी, यहाँ करंट 0 था। उसमें क्या था कि रिटर्न पाथ नहीं था, लेकिन यहाँ रिटर्न पाथ हो गया, तब भी 0 करंट है क्योंकि यहाँ तो पोटेंशियल इक्वल हो गया, उसकी वजह से है। ठीक है, तो ये करंट जो 4 एम्पियर है ये इस तरीके से फ्लो करेगी और इसके अंदर फ्लो करेगी। देखिए यहाँ प्लस लिखूंगा, यहाँ माइनस लिखूंगा, 5 4 जा कितने हो जाएंगे, 5 मल्टीप्लाई बाय 4 जा कितने हो जाएंगे 20 वोल्ट। देखिए यहाँ 20 वोल्ट का आ रहा है ना पोटेंशियल, प्लस 20 वोल्ट और यहाँ 0। समझ में आ रही है ना बात आपको। इस तरीके से अगर 5 एम्पियर करंट यहाँ से आएगी और यहाँ से फ्लो करेगी और इस तरीके से इस पाथ में इसे रोटेट करती रहेगी। अब यहाँ भी करता हूं तो 5 4 जा कितने हो गए 20 वोल्ट, तो यहाँ 20 वोल्ट। इसका मतलब देखिए यहाँ इक्वी पोटेंशियल पॉइंट की वजह से 0 करंट फ्लो कर रही है और इसके अंदर कितनी फ्लो करेगी 4 एम्पियर करंट। तो आंसर क्या आ जाएगा, करंट इन 5 ओम रेजिस्टेंस इज इक्वल टू 4 एम्पियर करंट। तो यही बात यहाँ पे ध्यान रखने वाली बात है कि इस तरीके से आप I इक्वल टू 0 नहीं कर पाएंगे क्योंकि अपने को फाइंड आउट यहाँ पे करनी है। ठीक है, तो 0 भी ऑप्शन में रहेगा और 4 एम्पियर भी ऑप्शन में रहेगा, लेकिन करंट एक करेक्ट आंसर क्या होगा 4 एम्पियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं।
फाइंड द करंट इन 5 ओम रेजिस्टेंस। तो 5 ओम रेजिस्टेंस में अपने को करंट फाइंड आउट करना है। 5 ओम रेजिस्टेंस आपको यहाँ दिखाई दे रहा है, तो आपको इसके अंदर कोई भी आई करंट सपोज कर लेते हैं, वो अपने को फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए अपने अप्रोच अपना सकते हैं कि यहाँ करंट सोर्स है, यहाँ वोल्टेज करंट सोर्स है, यहाँ वोल्टेज सोर्स है। तो अपने क्या कर सकते हैं, एक तो तरीका है कि आप इसको करंट वगैरह बना के कीजिए। दूसरा तरीका क्या होता है, जैसे इसमें 1.5 एम्पियर करंट इधर से आ गया, Vx/2 इधर से आ गया, फिर KVL KCL लगा के आप इसको सोल्व कर दीजिए। एक तो ये तरीका हो गया। दूसरा तरीका क्या हो गया इसका, कि अपने क्या करते हैं, यहाँ आपको एक करंट सोर्स दिखाई दे रहा है, प्रैक्टिकल करंट सोर्स, क्योंकि करंट सोर्स के पैरेलल में क्या है, रेजिस्टेंस है। तो ये कौन सा है, प्रैक्टिकल करंट सोर्स है। ठीक है, प्रैक्टिकल करंट सोर्स को अपने प्रैक्टिकल वोल्टेज सोर्स में कन्वर्ट कर देंगे, तो ये अपने सीरीज में आ जाएगा सब कुछ। तो सीरीज में आने से ये सॉल्व हो जाएगा। उसके बाद में यहाँ भी आपको दिख रहा है प्रैक्टिकल करंट सोर्स, तो अपने प्रैक्टिकल करंट सोर्स को दोनों को ही किस में कन्वर्ट कर देंगे, प्रैक्टिकल वोल्टेज सोर्स में। तो इस तरीके से अपने कर सकते हैं। लेकिन इसमें यहाँ एक इंडिपेंडेंट सोर्स है और यहाँ एक डिपेंडेंट सोर्स है। जब भी मैंने कहा था कि डिपेंडेंट सोर्स आए आपका, इंडिपेंडेंट सोर्स आए तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, लेकिन डिपेंडेंट सोर्स आए तब भी आपको डरना नहीं है। क्या करना है कि देखना है कि इसकी डिपेंडेंसी कहाँ पे है। इसकी डिपेंडेंसी Vx/2, इसका मतलब Vx पे है, तो Vx यहाँ पे है। अब यहाँ से आपको एक बात समझनी है कि जब भी आपको डिपेंडेंसी अगर Vx/2 पे है इसकी, तो इसको तो मैं वोल्टेज सोर्स में कन्वर्ट कर सकता हूँ या नहीं, ये बात आपको ध्यान से समझनी है। अगर मैं इसको वोल्टेज सोर्स में कन्वर्ट कर देता हूँ तो वोल्टेज सोर्स में तो ये कन्वर्ट हो जाएगा, लेकिन उसके बाद में जो रिजल्ट आएगा उसमें अगर ये डिपेंडेंसी Vx पे है तो इस तरीके से नहीं हो जाए कि ये Vx ही गायब हो जाए। ध्यान देना है आपको, जब भी आप डिपेंडेंट करंट सोर्स यहाँ पे डिपेंडेंट वोल्टेज सोर्स का कन्वर्जन करते हैं किसी भी में, इसका डिपेंडेंट करंट सोर्स या डिपेंडेंट वोल्टेज सोर्स का कन्वर्जन करते हैं, तो जिस चीज पे आपकी उसकी डिपेंडेंसी है तो उसको अपने को एलिमिनेट नहीं हो जाए, इस बात का बिल्कुल ध्यान रखना है। अगर मैं इसको वोल्टेज सोर्स में कन्वर्ट कर देता हूं तो क्या बताओ, Vx कहीं से एलिमिनेट हो जाएगा, नहीं हो पाएगा। क्यों, क्योंकि Vx तो यहाँ पे है। अगर यही Vx यहाँ पे होता, इसके पैरेलल में अगर इस तरीके से लिखा रहता कि Vx है, ठीक है, तो अपने इसको फिर वोल्टेज सोर्स में कन्वर्ट नहीं कर सकते थे, क्योंकि अगर वोल्टेज सोर्स में कन्वर्ट कर दिया तो इस Vx की वैल्यू ही गायब हो जाएगी, और Vx की वैल्यू नहीं आएगी तो इसको अपने Vx की वैल्यू पुट किए बिना इंडिपेंडेंट सोर्स में कैसे कन्वर्ट करेंगे। इसको डिपेंडेंट सोर्स को अपने क्या करते हैं, Vx की वैल्यू अकॉर्डिंग टू कंडीशन अपने पुट करके उसके बाद में सर्किट को सॉल्व कर लेते हैं। तो अगर अपने को Vx की वैल्यू ही नहीं पता चलेगी तो आप कैसे सॉल्व करोगे, सॉल्व भी नहीं कर पाओगे। तो यही बात है। तो आपको ये हमेशा ध्यान रखना है कि जब भी करंट सोर्स या वोल्टेज सोर्स को कन्वर्ट करते हो तो जिस वेरिएबल पे वो डिपेंड है वो वेरिएबल कहीं एलिमिनेट ना हो जाए सर्किट को सॉल्व करते समय, किसी भी कंडीशन पे। चाहे आप सॉल्व करते समय उसको सीरीज पैरेलल कनेक्शन लगा के उसको गायब मत कर देना, या फिर इसको कन्वर्जन करके गायब मत कर देना, किसी भी तरीके से आपको गायब नहीं करना है। कब तक गायब नहीं करना है, जब तक आपको Vx की वैल्यू पता नहीं चल जाए। Vx की वैल्यू अगर अपने को उस स्पेशल कंडीशन में पता चल गई, उसके बाद में आपको कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, फिर तो आप सर्किट को सॉल्व करोगे। ठीक है, तो अपने को यहाँ इस बात का विशेष ध्यान रखना है। तो यहाँ अपने कन्वर्जन कर सकते हैं तो कर देते हैं कन्वर्जन। किस तरीके से कन्वर्जन करेंगे, यहाँ कोई दिक्कत वाली बात है नहीं, प्लस और माइनस यहाँ भी दिक्कत नहीं है। 20 वोल्ट का सोर्स लगा हुआ है, 2 ओम का रेजिस्टेंस लगा हुआ है, प्लस माइनस Vx यहाँ लगा हुआ है। उसके बाद में यहाँ जो है वोल्टेज सोर्स में कन्वर्टन करना है, तो वोल्टेज सोर्स इस तरीके से करूंगा और ये वाला डिपेंडेंट वोल्टेज सोर्स बन जाएगा। डिपेंडेंट वोल्टेज सोर्स में कन्वर्ट कर दिया और बाकी रेजिस्टेंस तो इसके सीरीज में ही आएगा। और सॉरी, ये 5 ओम का रेजिस्टेंस यहाँ इस तरीके से पड़ा रहेगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ये 5 ओम तो अपना फिक्स है, रेजिस्टेंस यहाँ 4 ओम है तो 4 ओम तो 4 ओम ही रहेगा, यहाँ 3 ओम है तो 3 ओम ही रहेगा। अब पोलैरिटी बोल देता हूँ, यहाँ प्लस, यहाँ इधर एरो है तो इधर एरो वाली साइड क्या होता है प्लस, इधर माइनस, इधर एरो है तो यहाँ प्लस और यहाँ माइनस। इतनी बात आपको समझ में आ गई।
अब अपने को इसका क्या फाइंड आउट करना है, मैग्नीट्यूड फाइंड आउट करना है। तो मैग्नीट्यूड फाइंड आउट करने के लिए v इक्वल टू आई आर की हेल्प लेता हूँ। i कितना है 1.5 और r कितना है 3, तो 15 3 जा 45। ठीक है, उसके बाद में मैं इसको सोल्व कर लेता हूँ। v इक्वल टू आई आर ही इसमें लगाऊंगा। i कितना है vx/2 मल्टीप्लाई बाई 4, कितना आ जाएगा 2vx, v की वैल्यू। तो इसका मतलब दोनों ही को वोल्टेज सोर्स की वैल्यू पता लग गई कितनी, ये 4.5 वोल्ट है, 4.5 वोल्ट है, और ये वोल्टेज सोर्स कितना है 2vx है, और vx कहाँ है, यहाँ है, तो कोई फर्क वाली बात नहीं है। अब मैं क्या करूंगा, अब सर्किट तो ऑलमोस्ट सॉल्व है, लेकिन मेरे को क्या करना है, किसी तरीके से vx की वैल्यू अननोन है और इसमें क्या है करंट है वो फाइंड आउट करना है। तो दो चीजें अननोन आपको स्पष्ट दिख रही है। अब vx की वैल्यू अपने फाइंड आउट करने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले अपने KVL लगा देते हैं। अगर मैं KVL लगाता हूं, इस लूप में KVL लगाते हैं अपने, कितना आ जाएगा 20, क्योंकि वोल्टेज राइज हुआ, माइनस vx वोल्टेज यहाँ पे ड्रॉप हुआ, प्लस 4.5 वोल्ट यहाँ पे फिर से राइज हुआ, और रेजिस्टेंस के अक्रॉस जो है फिर से ड्रॉप होगा। कितना ड्रॉप होगा 3 मल्टीप्लाई बाई आई। ठीक है, और उसके बाद में यहाँ पे कितना ड्रॉप होगा -2vx, और यहाँ पे कितना ड्रॉप होगा 4 और 5 9 लिख रहा हूँ मैं इसको, 9i इक्वल टू 0। इस तरीके से आपके देखिए दो अननोन सामने आ रहे हैं। अब अपने क्या करेंगे, इसको जो कांस्टेंट है इनको सोल्व कर लेंगे। 24.5 वोल्ट, और इनको एक जगह लिख लेते हैं, माइनस कितना हो गया 12i, और इसको कितना लिख सकता हूँ मैं, इसको लिख लीजिए कितना vx और vx 3vx, 2vx यहाँ है, vx यहाँ 3vx। ठीक है, अब अपने को क्या करना है, vx और i वेरिएबल में अपने को पता करना है। अब यहाँ अगर मैं vx की वैल्यू लिख देता हूँ, अगर यहाँ vx की वैल्यू लिखता हूँ तो vx की वैल्यू कितनी आ जाएगी, i मल्टीप्लाई बाई r। i कितना है, i तो i सपोज कर रखा है मैंने, और r की वैल्यू है 2 ओम, तो मल्टीप्लाई बाई 2 से कर दूंगा, तो vx की वैल्यू कितनी आ जाएगी 2i। ठीक है, 2i vx की वैल्यू आ जाएगी। फाइनली अपने को वैल्यू किसकी पता करनी है, i की वैल्यू पता करनी है, तो vx को रिप्लेस i से ही करेंगे ताकि अपने को i की वैल्यू पता लगे। अगर vx की वैल्यू पता करनी होती तो अपने i को रिप्लेस कर देते हैं ना। तो i की वैल्यू पता करनी है तो इसको नहीं लाऊंगा, 3 vx की वैल्यू 2i। अब इसको सोल्व कर लूंगा, कितना 24.5 वोल्ट है यहाँ पे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इसको मैं उधर ले जाऊंगा, ये 6i हो जाएगा, 6i, और ये 12i 18i। अब यहाँ से इसको सोल्व कर लूंगा, कितना आ जाएगा i की वैल्यू 24.5 डिवाइड बाई 18। अब आप इसको सोल्व कर दीजिएगा, ये फाइनल अपना आंसर हो गया। तो आप इस तरीके से एम्पियर, आप इस तरीके से किस इजी वे में क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। आपको ये ध्यान रखना है कि जिस पे डिपेंडेंसी है वो कहीं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। अपने को क्या करना है, फाइंड द वैल्यू ऑफ IS। IS की वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी है। ये आपको IS दिख रहा है, इसकी वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी है। तो ये क्वेश्चन मैं आपको असाइनमेंट में दे रहा हूँ। आप इस क्वेश्चन को क्या कीजिएगा, अच्छे से सोल्व कीजिएगा, IS की वैल्यू फाइंड आउट कीजिएगा। जो भी आपकी IS की वैल्यू आती है आप उसको कमेंट बॉक्स में बताइएगा, ताकि मेरे को भी ये पता चल सके कि कितने अच्छे तरीके से आप इस क्वेश्चन को हैंडल कर पाते हैं। तो उससे आइडिया हो जाएगा कि कितने अच्छे से अपना कंटेंट चल रहा है, कितने अच्छे से आप उसको कवर अप कर रहे हो। ठीक है, आप ज्यादा से ज्यादा क्या करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे और अच्छे तरीके से सॉल्व करेंगे विदाउट एनी कैलकुलेशन मिस्टेक, और कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि इसका आंसर क्या है। कमेंट बॉक्स में आप जरूर बताइएगा, उससे क्या होता है कि मेरे को पता चल जाएगा कि इतने बच्चे अच्छे तरीके से इसको सॉल्व कर पा रहे हैं। अदरवाइज क्या होगा कि आप सॉल्व कर लेंगे और कमेंट बॉक्स में नहीं बताएंगे तो मुझे आइडिया नहीं हो पाएगा कि कितने लोग अच्छे हैं। अगर आप ज्यादा से ज्यादा अच्छा से सॉल्व करेंगे तो मेरे को भी मोटिवेशन मिलेगा कि इतने बच्चे अच्छे से सॉल्व कर लिए हैं। गाइस, आई होप यू आर एंजॉयड दिस वीडियो। आपको किसी भी तरह की कोई भी क्वेरीज हो तो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। साथ ही आप ये बताइए कि आपको ये वीडियो कैसा लगा और आप किस तरह से और आगे अच्छे वीडियो पाना चाहते हैं इसी तरीके से। और इसके साथ ही अगर आपको अच्छा लगा तो आप लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर कीजिए। ये शेयर ज़रूर कीजिएगा, उन लोगों के साथ शेयर कीजिए जो रियल में
जेई एई या गेट की प्रिपरेशन कर रहे हैं उन लोगों के साथ शेयर कीजिए, क्योंकि इससे क्या होगा कि जो रियल में पढ़ने वाले लोग हैं उनके साथ ये इन्फॉर्मेशन शेयर होगी, तो ये बेनिफिशियल होगा उनके लिए भी। और मेरे को भी अच्छा लगेगा कि जो लोग पढ़ने वाले हैं वो लोग वीडियो के व्यू बढ़ा रहे हैं, वो लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, तो उससे अच्छा नहीं हो सकता कुछ भी। थैंक यू गाइज।